The constitution fails when a cartoonist is jailed for sedition. These were the remarks made by Justice Dhananjay Chandrachud in a program in Mumbai. 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ इन इंडिया दैट इज सेक्शन 124A ऑफ द IPC पर टेम्पररी बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कहा कि जितनी भी मुकदमे सेडिशन लॉ के अंडर में चल रहे हैं इनको टेम्पररीली रोक दिया जाए। गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अच्छा है कि गवर्नमेंट इसको बदल ले। अगर गवर्नमेंट इसको बदलती नहीं है देन मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग सेशन दैट इज जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना कोई फाइनल डिसीजन दे दे और इंडिया में सेडिशन लॉ स्क्रैप कर दिया जाए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना सेडिशन लॉ स्क्रैप कर दिया है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या और सारी कंट्रीज़। तो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ द सेडिशन लॉ इन इंडिया सेक्शन 124A ऑफ द IPC। Hello and welcome back to the channel everyone, and let us dive into the fascinating history and details about the sedition law in India before independence and after independence। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाएं हमको इन दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दे आर इंटरचेंजेबल लेकिन इनके मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक है सेडिशन और दूसरा है ट्रीजन। ट्रीजन कहते हैं देशद्रोह को। आप अपने देश से बगावत करें इसको कहा जाता है ट्रीजन। सेडिशन कहा जाता है राजद्रोह को। राज यानी वो जो राज कर रहा हो उसके अगेंस्ट में अगर आप जाएं तब ये सेडिशन है। जब ये कानून आया था तो राजा राज करते थे, ब्रिटिश राज करते थे, एंड नाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर देयर। सो व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट अ किंग इट इज़ अमाउंटेबल टू सेडिशन। लेकिन इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि सेडिशन और ट्रीजन यानी राजद्रोह और देशद्रोह एक ही कानून में एक साथ जम कर दिए गए, एक साथ मिला दिए गए हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ इज़ एंड हाउ इट बिकम्स एप्लीकेबल। और इसको समझने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी वहाँ से जब इंडियन पीनल कोड की स्थापना इंडिया में ब्रिटिश ने की। इंडिया में 1860 में ब्रिटिश इंडियन पीनल कोड लेकर आए, उन्होंने इसकी शुरुआत की। 1860 में क्यों? वेरी सिंपल रीज़न, 1857 यानी पहली जंग आज़ादी 1857 में हुई, फर्स्ट रिवॉल्ट फॉर इंडिपेंडेंस विच वॉज लेड बाय बहादुर शाह जफर, एंड ऑन दैट मंगल पांडे एपिसोड एंड रानी लक्ष्मीबाई, ऑल ऑफ दैट हिस्ट्री वी आर नोन। ब्रिटिश को ये लगा कि अब यहाँ पर पीनल लॉ होना चाहिए। ब्रिटिश ये पीनल लॉ लेकर आए लेकिन इसके अंदर सेडिशन का अलग से कोई प्रावधान नहीं था। इसको ड्राफ्ट करने वाले थॉमस मैकाले थे। और जैसे इंग्लैंड में होता था कि आप क्वीन के अगेंस्ट में, रूलर के अगेंस्ट में, किंग के अगेंस्ट में कुछ भी कह दें तो ये ट्रीजन है, सेडिशन है, राजद्रोह है, देशद्रोह है और इसकी सज़ा मौत होती थी। इस कानून के लाने के 10 साल के बाद यानी 1870 के अंदर पहली बार सेडिशन टर्म को या इसके मीनिंग को इनडायरेक्टली इस IPC के अंदर स्लिप कर दिया गया अंडर द हेडिंग ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। फाइनली सेडिशन को इंक्लूड किया गया इंडियन पीनल कोड में 1890 में। 1890 में इसको फॉर्मली एक प्रॉपर नेम सेडिशन के साथ और अंडर द सेक्शन ऑफ 124A ऑफ द IPC थ्रू द स्पेशल एक्ट 17 इंक्लूड किया गया। जाहिर है इसको इंक्लूड करने का जो एक रीज़न था दैट इज़ टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ रिवॉल्ट। 1947 में इंडिया विंस इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में नए कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाने वाला था उस पर डिबेट्स होने लगी। अगेन द लॉ दैट इज़ द सेडिशन लॉ केम अंडर डिस्कशन। अब इस लॉ पर वो लोग डिस्कस करने लगे जिन पर ब्रिटिश दौर में ये धारा लगाई गई थी। नेहरू, आज़ाद एंड ऑल दोज पीपल दे डिस्कस एंड vehemently दिस लॉ वॉज अपोज्ड। इस पर पैशनेट डिस्कशन हुई। इस लॉ को लेकर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस रही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, बट एट द एंड ऑफ द डे इट स्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रायर टू इंडिपेंडेंस इसका एक ही काम था। प्रायर टू इंडिपेंडेंस ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता था। इट वॉज यूज टू सप्रेस पॉलिटिकल डिसेंट एंड स्पेशली against the vernacular press and the journalists and the big writers that used to write in the vernacular press. इसकी सज़ा ये होती थी that the person found guilty was to be transported beyond the seas to a location where he would stay in prison for life or till he or she dies in a cellular jail which was called as the Kala Pani.
Many great Indian freedom fighters had gone through this sedition and these punishments. The first against which the sedition law was used in India by the British was Bal Gangadhar Tilak, then Annie Besant, then Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Muhammad Ali Johar and his brother, V.D. Savarkar, Bhagat Singh and other leaders of the nationalist movements. ब्रिटिश एरा के एंड के टाइम पर, दैट इज बाय द टाइम ऑफ 1934, जबकि इंडियन पार्टिसिपेशन इनटू द गवर्नमेंट वाज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट हैपेंड एज फार एज दिस सेडिशन लॉ इज कंसर्न. Kamal Krishna Sarkar was a gentleman. He delivered a speech in the Shraddhanand Park in Calcutta. इस मीटिंग में और इस स्पीच में he passed a resolution. The resolution was passed condemning the banning of the Communist Party of India and outlawing of various trade and labor associations. सरकार ने ये कहा कि ये दरअसल में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का एक मूव है जो कम्युनिज्म को दबाना चाहता है, कम्युनिज्म को खत्म करना चाहता है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गांधी एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट आर जस्ट स्टूजेस. उनके स्पीच का नोटिस लिया गया एंड ही वाज बुक्ड अंडर द सेडिशन लॉ. उनका ट्रायल चला और ट्रायल के बाद उनको सजा हुई और ट्रायल के बाद उनको 1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली. ऑब्वियसली दिस वाज अपील्ड इन द हाई कोर्ट. जब हाई कोर्ट में ये अपील पहुंची तो 2 जजेस की बेंच ने इस पर अपना डिसीजन सुनाया. उन्होंने इस केस को इवैल्यूएट किया और कहा कि इट इज़ वेरी अब्सर्ड कि सरकार की इस स्पीच को हम सेडिशन कहें. और कोर्ट ने ये कहा अगर हम इस स्पीच को सेडिशियस मानते हैं तो हर वो स्पीच को हमको सेडिशियस मानना पड़ेगा जो ये आर्ग्यू करेगी कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जब इस तरह के आर्ग्यूमेंट अगर होंगे और इनको हम सेडिशन मानेंगे, दैट वुड नॉट बी करेक्ट. और कोर्ट ने कमल कृष्ण सरकार को एक्विट कर दिया. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट हैपेंड इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज फार एज एसोसिएशन ऑफ आइडियोलॉजी इज कंसर्न. हम देखेंगे कि सेडिशन लॉ की बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद द न्यूज़पेपर्स, द बुक्स, द रिटन मटेरियल, द आइडियोलॉजीज. क्योंकि जितनी भी पर्सनालिटीज हैं या तो वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, ओरेटर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर जनरली फ्रॉम दिस बंच ऑफ कैटेगरीज. इंडिया आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद फिर सेडिशन लॉ पर कई बार डिस्कशन होते हैं. इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन 1951, इन इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द केस विद रामनंदन वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1959. और ये 1959 एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट देती है. इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में ये कहती है कि ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन was primarily a tool of the colonial masters to quell the discontent in the country. और उन्होंने इस सेक्शन 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. लेकिन उसके बाद आता है एक हिस्टोरिक जजमेंट इन 1962, दैट इज केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार. जब भी हम इंडिया में सेडिशन लॉ को डिस्कस करते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन दैट वी हैव टू क्रॉस थ्रू और गो थ्रू इज द केदारनाथ जजमेंट. केदारनाथ जजमेंट सेडिशन लॉ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है जिसको कि 5 जजेस की बेंच ने दिया था. सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये की कि 1959 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये किया कि ये कहा कि येस सेडिशन लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल. वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उसने सस्टेन किया. लेकिन दूसरा बड़ा काम केदारनाथ डिसीजन ने ये किया, द कोर्ट अटेम्प्टेड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स स्कोप ऑफ मिसयूज. उसके मिसयूज को कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस देकर उसके मिसयूज के स्कोप को कम से कम कर दिया. इस जजमेंट में कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही. उसने कहा कि अनलेस एक इंसाइटमेंट इज अकम्पनीड बाय एन एक्ट ऑफ वायलेंस, किसी भी डिसेंट को, किसी भी गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को सेडिशन नहीं समझा जाएगा. इसको हम सेडिशन के तौर पर नहीं लेबल कर सकते हैं. देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन व्हाट इज बीइंग सेड एंड फॉलोड अप बाय वायलेंट एक्ट्स और द एक्ट्स ऑफ सेडिशन. उसके बाद कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस दी. ये 7 गाइडलाइंस ऐसी स्पीच को अंडरलाइन करती थी जिनको हम सेडिशियस नहीं मानेंगे. कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी स्पीच जिसके अंदर डिसअफेक्शन, हेट्रेड और कंटेम्प्ट होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये स्पीच सेडिशियस हो. इस स्पीच को सेडिशियस होने के लिए ज़रूरी है कि वो पब्लिक डिसऑर्डर को इंसाइट करे. और केदारनाथ डिसीजन ने ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पुलिस पर रखी कि वो ये बात को असर्टन करे और इसका प्रूफ लेकर आए
कि the given speech or given content, whether it is seditious or not, the onus of responsibility lies with the police or administration. उसके बिना इसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। केदारनाथ डिसीजन के बहुत इंपॉर्टेंट आज तक इम्प्लीकेशंस हैं। एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इसका आया 1971 में। 1971 हम जानते हैं कि बहुत ही इंडिया के लिए वोलेटाइल पीरियड था। इंडिया वॉज इन वॉर विथ चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट नेशन था, और इंडिया की जो चाइना से वॉर थी उसने इंडिया की सिचुएशन को बहुत ही ऑकवर्ड कर दिया था। किसी भी किस्म के कम्युनिज्म को और कम्युनिस्ट डायलॉग को इंडिया में शक की नज़र से देखा जाता था, स्पेशली द माओइस्ट। इसीलिए 1971 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक ऑर्डर पास किया। गुजरात गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि माओ जेडोंग इनकी जो कुछ भी किताबें हैं जो गुजराती प्रेस में छपती हैं इन पर बैन लगा दिया जाए, और जो कुछ भी ये कॉपीज़ हैं अब इनको वापस ले लिया जाए। और जो ग्राउंड गवर्नमेंट ने अपने इस ऑर्डर में रखा, उन्होंने कहा कि ये बुक जो है दिस माओ जेडोंग की, ही वॉज दी फाउंडिंग फादर ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना, उन्होंने कहा कि इसके अंदर सिडिशियस मटीरियल है और इसकी पब्लिकेशन वुड बी पनिशेबल अंडर द सेक्शन 124A ऑफ द IPC। गुजरात गवर्नमेंट ने अपने ये पावर एक्सरसाइज किए थे सेक्शन 99A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड से। गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को जो पब्लिशर थे मनु भाई पटेल, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर रिव्यू किया, और रिव्यू करने के वक्त गुजरात हाई कोर्ट ने जो लेंस लगाया दैट वाज द पैरामीटर्स सेट बाय द केदारनाथ डिसीजन। इस डिसीजन की गाइडलाइंस को लगाने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि इसमें कोई भी एक वर्ड इन पब्लिकेशंस में या इन स्पीचेस में ऐसा नहीं है दैट वुड अकाउंट टू सेडिशन। ऐसा कोई एक वर्ड नहीं है जो ये बात को सजेस्ट करे कि ये किताब या इसमें लिखी हुई चीज़ें लोगों को ऐसी चीज़ पर उकसाए कि वो लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया को ओवरथ्रो कर सके बाय फोर्स और बाय वायलेंस। इसी के साथ साथ गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि कंडेमिंग अ बुक और बैनिंग अ बुक एज सेडिशियस इज इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग द डोर्स फॉर नॉलेज। इसका मतलब ये है कि हम नॉलेज के दरवाजे अपने आप के लिए बंद कर रहे हैं, और इसकी सिर्फ वजह ये है कि हम इस फिलॉसफी को ऑस्ट्रसाइज इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज इट चैलेंजेस द वैल्यू सिस्टम हेल्ड बाय द इंडियन सोसाइटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या क्रिमिनल केसेस की इंडिया में हिस्ट्री देखें, सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द सेडिशन लॉ। many people like अरुंधति रॉय, विनायक सेन, असीम त्रिवेदी, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, ऑल ऑफ देम इन पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे। और ये फेयरली कॉमन फिनोमेना इंडिया में हो गया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्कूल चिल्ड्रन पर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। इंडिया में सेडिशन लॉ और क्रिकेट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ऑल ऑफ दिस बिकेम अ वेरी कॉमन ऑकरेंस इन द इंडियन सोसाइटी। 2016 में सेडिशन लॉ पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है दैट लीड्स टू द प्रेजेंट सिनारियो इन May 2022। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक। 2016 में एक NGO कॉमन कॉज के नाम से अलॉन्ग विद उदय कुमार एक रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया। उदय कुमार एक एक्टिविस्ट हैं हु इज अपोजिंग द कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। इनके ऊपर बहुत सारे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। इस NGO ने और इन्होंने मिलकर ये रिट पिटिशन डाली है। रिट पिटिशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि 124A के अंदर जब भी केसेस रजिस्टर्ड हों तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कुछ गाइडलाइंस सेट कर दे। इस रिट पिटिशन ने ये कहा कि पुलिस, मैजिस्ट्रेट, they should be directed to provide a reasoned order certifying that the seditious act led to the incitement of violence or had the tendency or the intention to create public disorder before even filing the FIR। सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त लगा कि इस तरह की डायरेक्शन देना नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज़ से कहा कि आप 1962 के केदारनाथ डिसीजन को माइंडफुल रहिए, उसकी गाइडलाइंस को आप बरतिए। फिर अब ये जो आज की डिसीजन है इसकी शुरुआत होती है 2021 में, जब रिनाउंड जर्नलिस्ट विनोद दुआ पर सेडिशन के चार्जेस गवर्नमेंट ने लगाए। विनोद दुआ अब इस दुनिया में नहीं है, बट द सुप्रीम कोर्ट स्क्वैश्ड द FIR दैट वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। विनोद दुआ ने क्रिटिसाइज किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंड द मोदी गवर्नमेंट फॉर मिसहैंडलिंग और इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ द कोविड क्राइसिस।
कोविड-19 की इस क्राइसिस पर उन्होंने गवर्नमेंट की सख्त तनकीद की थी, क्रिटिसाइज किया था एंड इन पर सेडिशन चार्ज लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया गवर्नमेंट को अगेंस्ट द अनलॉफुल एप्लीकेशन ऑफ दीज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, इंडिया का ये जो सेडिशन लॉ है इसमें मिसयूज का बहुत एनॉर्मस पोटेंशियल है। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ के बारे में गवर्नमेंट से ये पूछते हुए ये भी ऐड किया कि कैसा हो अगर कोर्ट इस कॉलोनियल लॉ को ही स्क्रैप कर दे। देन कम्स द प्रेजेंट डिस्कशन। इस टाइम पर जब ये सेडिशन लॉ पर डिस्कशंस जारी थी तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई अगेंस्ट दिस लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पिटीशन को सुनेंगे। द पिटीशन वाज फाइल्ड बाय वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक अरुण शूरी, किशोर चंद्र वाघ खेमचा, तृणमूल कांग्रेस MP महुआ मोइत्रा, कन्हैया लाल शुक्ला एंड अदर्स। दिस वुड इन्वॉल्व अ 7-judge बेंच जो ये डिस्कस करेगी कि केदारनाथ की जो गाइडलाइंस हैं ये प्रॉपरली या करेक्टली डिसाइड हुई हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि वो इस कॉलोनियल एरा के लॉ पर फिर से गौर करे, इसको अमेंड करे, इस पर फिर से डिस्कशन करे। गवर्नमेंट ने पहले इसको डिनाई किया और कहा कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ मिसयूज को हम इस लॉ को स्क्रैप करने के लिए या इसको चेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट प्रेस्ड ऑन, देन द गवर्नमेंट टुक अ यू टर्न। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर फिर से कंसिडरेशन करेंगे। पिटिशनर्स ने जो अपनी पिटिशन में बात कही है वो ये है कि केदारनाथ के जजमेंट के अंदर जो सेडिशन की एक स्ट्रिंजेंट डेफिनेशन दी गई है, एक नैरो डाउन डेफिनेशन दी गई है, इनका ये कहना है कि इस डेफिनेशन के लिए ऑलरेडी इंडिया के पास दूसरे लॉज हैं like the UAPA, Armed Force Special Powers Act. These are very controversial acts, have been debated. लेकिन इन acts के मौजूद होने के साथ साथ why there is an addition need for a sedition law which is very commonly getting misused. यहाँ तक कि इंडिया में स्कूल के बच्चों पर भी ये सेडिशन का एक्ट लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप इस पर डिसाइड कीजिए, आप इसको अमेंड करिए, और एल्स द सुप्रीम कोर्ट इन जुलाई विल डिसाइड ऑन दिस लॉ, विल टेक अ फाइनल कॉल ऑन दिस सेडिशन लॉ। दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी इन द इंडियन सिनेरियो। होप कि आपको हमारा ये सेडिशन लॉ पर डिस्कशन पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। I would like to recommend one very important book for you that is specifically focused on this law, that is The Great Repression. The Great Repression, the story of sedition in India. इसको लिखा है चित्रांशुल सिन्हा ने, वो एक एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। It's a very very good book that sums up the complete history of the sedition law in India. It's a must read for everyone. अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.